नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हैं, जो कि आगामी यूपी टीजीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ में जितनी भी प्रवक्ता परीक्षाएं हैं, उनके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण के मेरिट में लाने वाले प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा करेंगे। यदि हम ध्यान दें तो 125 में से लगभग 45 प्रश्न हिंदी व्याकरण के पूछे जा रहे हैं। और किसी भी एग्जाम में जाएं, खासतौर से अगर प्रवक्ता परीक्षाओं की हम बात करें, तो लगभग 35 से 40% क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछे जा रहे हैं। तो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट किया हुआ है, ताकि आप सभी एक बैठक में उन प्रश्नों को देखें, चिंतन करें, मनन करें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी करें। तो उम्मीद करता हूं कि अंत तक इस प्रश्नोत्तरी को आप देखेंगे और जो भी हम विश्लेषण करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, उसके माध्यम से आगामी परीक्षाओं में 2-4 प्रश्न सही करने की क्षमता, योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। तो चलते हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। पूछा गया, अहीर मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 11, 9। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आपके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि हमने हिंदी के नए छंदों पर आप सभी से चर्चा की थी और ये प्रश्न पीजीटी 2022 यानी जो 2026 में एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा जा चुका है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 मात्राएं होती हैं अहीर मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण। अब हम तो अहीर मात्रिक समछंद के बारे में जान गए कि 11 मात्राएं होती हैं। 10 मात्राएं किन किन छंदों में होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा दीप छंद। हो सकता है कि पूछा जाए, न भी पूछा जाए तो भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। 12 मात्राएं होती हैं तोमर छंद। जिस तरीके से अहीर मात्रिक समछंद के बारे में सवाल पूछा गया है, हो सकता है कि आगे की परीक्षा में पूछ लिया जाए कि तोमर समछंद में कितनी मात्राएं हैं। तो 12 आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। 11 अहीर का हो ही गया और 9 जो है वो निधि छंद नाम का एक छंद है, निधि छंद, जिसमें 9 मात्राएं होती। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस प्रश्न के बहाने कम से कम 3 और छंदों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। उसमें से तोमर नाम का जो छंद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें कुल 12 मात्राएं होती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पूछा गया था कि अहीर मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बोलियों का और जगहों का यानी क्षेत्रों का युग्म दिया गया है। खड़ी बोली सहारनपुर, ब्रजभाषा धौलपुर, बुंदेली बदायूं, भोजपुरी बस्ती। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, बुंदेली बदायूं यहाँ पर दिया गया है। जबकि आप देखेंगे कि बदायूं के आसपास में ब्रजभाषा बहुलता में बोली जाती है और कहीं कहीं खड़ी बोली भी बोली जाती है। तो बुंदेली तो बदायूं में बिल्कुल नहीं बोली जाती है, बुंदेली का अलग इलाका है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सही युग्म नहीं था वो क्या है, ऑप्शन सी है। हो सकता है कि आगे आप एग्जाम में जाएं तो इन बोलियों पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि सहारनपुर में, धौलपुर में, बस्ती में, बदायूं में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। शशिमुख शशिमुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूलि में कौतूहल से तुम आए। उपरोक्त पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है? यहाँ पर पंक्तियां दे दी गई और पूछा गया कि किस छंद के उदाहरण के तौर पर है। ऑप्शन दिया गया तोमर, मानव, राधिका, अहीर।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा छंद दिया गया है कि जो प्रायः प्रचलित छंदों में नहीं है। एक तरीके से ये नए छंद है। तो हमें जानकारी होगी कि कैसे इनकी मात्राओं को गिना जाता है या फिर वर्णों को गिना जाता है। तब हम लक्षण के आधार पर सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। या तो हम ऑलरेडी इस इन पंक्तियों को याद कर लिए हों या फिर किसी किताब में पढ़े हों, तो तुरंत बता देंगे कि इसमें मानव छंद है। लेकिन जब हम लक्षण के आधार पर देखने का प्रयास करेंगे, तो फिर मात्राओं को गिनेंगे। मानव छंद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 14 मात्राएं हैं। ये भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि आप आगे एग्जाम में जाएं तो पूछा जाए कि मानव छंद में कुल कितनी मात्राएं हैं? 14 मात्राएं हैं। प्रत्येक चरण में 14-14 मात्राएं। तोमर का हमने बतलाया कि 12 मात्राएं हैं। राधिका नाम का जो यहाँ पर छंद है, इसमें 22 मात्राएं हैं। और अहिर का तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि 11 मात्राएं। अब आप गिनेंगे तो जिसमें 14 मात्राएं आएंगी तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें मानव छंद है। ठीक है, तो गिनने के लिए आप सांकेतिक तौर पर ही जो अक्सर संकेत बनाए गए हैं छंदों को गिनते समय, तो आप गिनेंगे तो कुल 14 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मानव छंद है। शशमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। तो इसमें कौन सा छंद रहा? इसमें रहा मानव छंद। अगर मान लीजिए आप एग्जाम में गए और इसी में गुण पूछ दिया जाए या फिर इसी में रस पूछ दिया जाए, तो भी इस एंगल से भी इस प्रश्न को आपको देखना है। अगर गुण की बात की करें तो माधुर्य गुण हो जाएगा और रस की बात करें तो श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? संधि पर आधारित है। गायक अयादि संधि, भानुदय दीर्घ संधि, पित्रौदार्यम गुण संधि, महाौज वृद्धि संधि। तो संधि भी पूछी गई है, लेकिन इसको पूरा संस्कृत का रूप दिया गया है। इसको हम हिंदी का रूप भी दे सकते हैं, केवल विसर्ग इत्यादि हटा दें। ठीक है, तो ये हिंदी की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पूछने का जो उद्देश्य रहा है कि इसको संस्कृत व्याकरण का पार्ट माना जाए। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा युग्म सही नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, पित्रौदार्यम गुण संधि नहीं है, बल्कि इसमें यण संधि है। अब आपके दिमाग में आना भी चाहिए कि जितने भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इसमें इनका संधि विच्छेद क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि हमने संधि को लेकर काफी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने देखा भी होगा। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा होगा उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार जरूर जाकर देखें। और आने वाले एग्जाम में आप ध्यान रखें कि गायक में अयादि, भानुदय में दीर्घ, पित्रौदार्यम में यण और महाौज में वृद्धि संधि है। हो सकता है कि वन लाइनर में भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो कैसे पीवाईक्यू से नए क्वेश्चंस को हमें विकसित करना है, सृजित करना है, उसको भी आपको देखना होगा। हालांकि हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि इसको तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन हर बार नए दृष्टिकोण से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर उतना ही पढ़ाई में आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और नए दृष्टिकोण से न पढ़ते हुए केवल नएपन की खोज में रहेंगे तो फिर वही प्रयोगवाद वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आजन्म समास का उदाहरण है। आजन्म किस समास का उदाहरण है, यहाँ पर हमें बतलाना है। ऑप्शन दिया गया तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास। तो सही जवाब है, हमने समास को लेकर भी आप सभी से चर्चा की है और समय रहते चर्चा की है। अब कोई न पढ़े, बाद में पढ़े और बोले कि पहले बताना चाहिए था, तो फिर इसके लिए कोई शब्द नहीं। आपको हमने मौका दिया था कि आप बताएं कि इसमें से कौन सा समास है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास है। प्रिय विद्यार्थियों, ये भी ध्यान देना है कि किसमें कौन कौन पद की प्रधानता है। ठीक है, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है और इसको आप अपने दिमाग में जरूर रखिए।
ठीक है। जैसे आप अगर अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे तो इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान और तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें विभक्ति का लोप भी होता है। और हमने जितने भी समास हैं मूल किताबों से उनके उदाहरणों को लेकर आप सभी से चर्चा की, इस उम्मीद से कि समास से अगर सवाल आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मैथिली बोली का है? ऑप्शन दिया गया पूर्णिया, पटना, गया, गोरखपुर। मैथिली, जब भी मैथिली की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक कवि का नाम तुरंत आता है और वो कवि हैं विद्यापति और आदिकाल के कवि। मतलब कि जब से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है तब से मैथिली का रोल रहा है। हालांकि बहुत बाद में जाकर इसको राजभाषा का दर्जा मिला, फिर भी हमें ध्यान रखना है कि मैथिली बोली का क्षेत्र कौन कौन। तो सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्णिया, जो कि मैथिली बोली का क्षेत्र है। पटना की बात करें तो यहाँ पर मगही का प्रयोग होता है। गया की बात करें तो यहाँ पर भी मगही का प्रयोग होता है। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर भोजपुरी बोली का प्रयोग होता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में गोरखपुर के क्षेत्र का पूछ लिया जाए, गया के बारे में पूछ लिया जाए, पटना के बारे में पूछ लिया जाए, तो इस एंगल से भी आपको देखना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब था ऑप्शन ए था। स्वच्छ शब्द में संधि है, गुण, वृद्धि, दीर्घ, यण। तो स्वच्छ शब्द में जो संधि है यहां पर सही जवाब है ऑप्शन डी, यण संधि। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द है प्रामाणिक, मुदित, नष्ट, शाश्वत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस टाइप का शब्द होता है उसी टाइप का उसका विलोम भी होता है। जैसे क्षणिक है तो इसका विलोम हो गया शाश्वत। आने वाले एग्जाम के लिए आप ध्यान रखिए कि प्रामाणिक का हो जाएगा अप्रामाणिक, मुदित का खिन्न, नष्ट का सृजन, शाश्वत का हमने क्षणिक बता दिया। ठीक, नष्ट का आप रक्षा भी ध्यान में रख सकते हैं। तो क्षणिक के साथ साथ हमने 3 अन्य शब्दों के विलोम को भी देख लिया। यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, क्षणिक का विलोम क्या है? शाश्वत है। क्षणिक मतलब जो जल्दी से खत्म हो जाए और शाश्वत मतलब जो स्थिर रूप से रहे। कपि कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी तक, जनु अशोक अंगार, दिन हर्ष उठ कर गह्यूं। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया संदेह अलंकार, रूपक, भ्रांतिमान, उपमा। प्रिय विद्यार्थियों, इन चारों अलंकारों में आप देख रहे हैं कि उपमान और उपमेय की बात की गई है। बस खाली घुमा फिराकर थोड़ा बहुत अंतर की वजह से इन अलंकारों में अंतर हो जाता है। इस पंक्ति के आधार पर कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन सी है, भ्रांतिमान। यहाँ पर अशोक वाटिका, जहां पर सीता जी बैठी हुई हैं और हनुमान जी वहां पर गए, उनको मुद्रिका यानी अंगूठी दिए और सीता जी ने अंगूठी को देखा तो उनको भ्रम हुआ कि कहीं ये अशोक वृक्ष के अंगार, मतलब कि अंगूठी को उन्होंने अशोक वृक्ष के अंगार से को लेकर भ्रमित हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, भ्रांतिमान। लेकिन आप क्या करेंगे कि आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से संदेह अलंकार के उदाहरण को भी आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि आगे के एग्जाम में संदेह से पूछ लिया जाए। रूपक के उदाहरण को भी ध्यान में रखना है। भ्रांतिमान का तो उदाहरण है ही, साथ में उपमा के उदाहरण को भी ध्यान में रखना है। और खासतौर से उपमा के जो अंग होते हैं, 4 अंग हैं, उन अंगों को भी आप जरूर अपने दिमाग में रखिए। बदलते हुए पैटर्न में वहां से सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि हम प्रश्नों के उत्तर को तो देख ही रहे हैं, लेकिन इन्हीं विकल्पों में से आगे नए प्रश्न बनने की क्या संभावना हो सकती है, उस पर भी विचार करना है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर शब्द दिए हैं
मिलते जुलते शब्द हैं। प्रसाद, प्रासाद, श्रद्धा, भक्ति, मृत्यु, निधन, योग्यता, क्षमता। आमतौर पर जब भी हम अपने व्यावहारिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भावों को समझते हुए उसका अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम व्याकरण के दृष्टिकोण से उसको पढ़ते हैं तो मात्रा तक का अंतर भी अर्थ परिवर्तन कर सकता है। प्रसाद का मतलब कृपा, जैसे हम अ, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं या फिर किसी से आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्राप्त करते हैं तो उसको हम प्रसाद बोलते हैं, यानी कृपा। प्रासाद का मतलब महल। श्रद्धा, भगवान के प्रति आदर भाव। भक्ति, गुणवान के प्रति आदर भाव। तो ये जो यहाँ पर अ, एक तरीके से युग्म दिया गया है, ये क्या है? असंगत है। श्रद्धा गुणवान के प्रति और भक्ति भगवान के प्रति। तो यहीं पर इन दोनों चीजों को क्या कर दिया गया है? उल्टा कर दिया गया है। ठीक है। और बताया गया कि मृत्यु, सामान्य व्यक्ति का जब देहांत होता है तो कहा जाता है कि फला की मृत्यु हो गई, और जब कोई महान व्यक्ति का देहांत होता है तो इसको निधन कहा जाता है। यानी कि जिसको कहा जाता है कि अपूरणीय क्षति। वो व्यक्ति जो महान व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या था? एक धन के रूप में था, वो उसकी क्या हो गई? कमी हो गई, निधन। महान व्यक्ति का जब देहांत होता है तो उसको निधन कहते हैं, और जब एक सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति है, महान नहीं है, उसका जब देहांत होता है तो उसको हम मृत्यु कहते हैं। जैसे हम सभी हैं, हम सभी का इस तरीके का अगर होता है, जो कि सत्य है, होना ही है कभी न कभी, तो हम सभी की मृत्यु होगी। अगर इसी में से आप में से कोई महान हो जाए तो अलग बात है, तब वो निधन के अंतर जाएगा। कई बार हमें खुद उदाहरणों में शामिल होना चाहिए, तब पढ़ाई का आनंद आता है, सत्यता को भी जानना है। अब देखिए यहाँ पर योग्यता दिया गया है। कई बार हम सभी फॉर्म भरते हैं तो वहां पर क्षमता के बारे में नहीं पूछा जाता है कि आप 10 घंटा पढ़ा पाएंगे कि नहीं, 5 घंटा पढ़ा पाएंगे कि नहीं। वहां पूछा जाता है योग्यता, कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य। यानी जो भी हम डिग्री ले रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, वो अपने मानसिक सामर्थ्य। योग्यता का संबंध किससे है? मानसिक सामर्थ्य से है। क्षमता का संबंध कार्य करने की शारीरिक सामर्थ्य से। मतलब कोई जैसे भारी काम करना है, वजन उठाना है, तो वो क्षमता उसके अंदर देखा जाता है। वहां पर दिमाग के रूप में काम नहीं किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कई बार ट्रेन से अगर यात्रा आप करते हैं, स्टेशन से उतरते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े ट्रॉली बैग। वहां पर ये नहीं है कि आप कितना बुद्धिमान है, वहां पर ये है कि आप शारीरिक रूप से कितना सक्षम है उन वस्तुओं को उठाने के लिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शब्दों का बड़ा ही उचित अर्थ दिया गया था, और एकदम से ये व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए सभी शब्द थे। कोई ऐसा शब्द इसमें नहीं है कि वो आपके जीवन से कटा हुआ हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जब भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी शब्द या फिर तथ्य आपके जीवन से जुड़े हुए हों, आपके आसपास से मौजूद हों, उनको विशेष रूप से ध्यान दीजिए, तब पढ़ने में आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। जल्दी वापस लौट कर आना, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है, इन बातों को फिर दोहराने से क्या लाभ, क्या यह संभव हो सकता है? तो शुद्ध वाक्य हमें यहाँ पर चुनना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी है, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। और बाकी में आप देख रहे हैं कि लौट कर आना शब्द तो आ ही गया, वापस एक तरीके से दोहरा हो रहा है। फिर इन बातों को फिर, यहां पर देखिए फिर लिखा हुआ है, दोहराना ये भी ये है। और क्या यह संभव हो सकता है? तो शुद्ध वाक्य जो है इन चारों में सही जवाब है ऑप्शन बी है। अच्छा, कई विद्यार्थी सवाल कर सकते हैं कि कैसे पकड़ा जाए कि शुद्ध वाक्य क्या है। एक तो आप अभ्यास के माध्यम से, और दूसरा आप ध्यान देकर जब वाक्य को पढ़ें। कई बार आप एग्जाम में बैठते हैं तो विद्यार्थी जल्दीबाजी में रहते हैं कि आगे के प्रश्न को हम देखें, लेकिन जिस प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं
उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वही है, शब्दों का तो हेर फेर है, कहीं दोहराव है, कहीं उलट पलट है। तो उसी के आधार पर आप सही उत्तर तक जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, केवल अभ्यास पर अभ्यास करते जाएंगे, तो फिर आपकी जो कमजोरी रहेगी, आपकी जो गलती करने की जो पुनरावृत्ति रही है, अब वो कम नहीं होगी, आप उतना ही गलती करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि जैसे बाल्टी है, उसमें एक बाल्टी पानी आप भरेंगे, हर बार आप गिराएंगे तो उतना ही दूर हो जाएगा, तो आपको जगह चेंज करना पड़ेगा। अगर ऊंचाई पर से गिराएंगे तो हो सकता है कि वो अपनी यात्रा और दूर तक कंप्लीट करे। अगर समान उस पर करेंगे तो हर बार एक बाल्टी पानी गिराएंगे, उतना ही दूर तक जाएगी। कभी इस प्रैक्टिकल को भी आप करके देखिएगा। ये तो मैंने उदाहरण दिया हुआ है, ठीक। जब जब पनघट जाऊं सखीरी, वा जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती, इन नयनन के नीर। उपरोक्त दोहा कौन सी शब्द शक्ति का उदाहरण है? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इन पंक्तियों में जो छंद है वो दोहा छंद है। मान लीजिए आपके आपने इस प्रश्न को ऑलरेडी पहले पढ़ लिया होगा, लेकिन देखिए दोबारा जब आप पढ़ते हैं तो कैसे चीजों को ध्यान रखना है। मान लीजिए आप एग्जाम में गए और यही एकदम सवाल आ गया और उसमें शब्द शक्ति न पूछकर दोहा पूछ दिया, छंद पूछ दिया कि कौन सा छंद है, तो ध्यान रखना है कि दोहा है। लेकिन शब्द शक्ति के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन दिया गया है शाब्दी व्यंजना, लक्षणा, आर्थी व्यंजना और अभिधा। लगभग तीनों जो शब्द शक्तियां हैं उनको कवर करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो व्यंजना की बात करें, लक्षणा की बात करें, अभिधा की बात करें। और कंफ्यूज करने के लिए शाब्दी और आर्थी व्यंजना दो दे दिया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, आर्थी व्यंजना, क्योंकि ये जो दोहा है अर्थ विशेष के दृष्टिकोण से यहाँ पर शब्द शक्ति उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर देखेंगे कि कृष्ण के वियोग में जो गोपियां हैं जमुना के किनारे जा रही हैं और वो अपने आंसुओं की तुलना जमुना के पानी से कर रही हैं, या जमुना में जो भी। कुल मिलाकर यहाँ पर यही है कि गोपियों को रखिए या फिर राधा को, कि जब भी वो जमुना के किनारे जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो वियोग में आंसू निकल रहे हैं वो जमुना के पानी को और बढ़ा ही रहे, घटा नहीं रहे। तो इसमें आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उसकी हीनता सूचित की जाए, अथवा पहले हीनता दिखाकर फिर उसकी महत्ता वर्णित की जाए, वहां कौन सा अर्थ दोष होता है? काव्य दोष में भी यहां पर सवाल पूछा गया अर्थ दोष को लेकर। आप जानते हैं कि शब्द दोष होता है, अर्थ दोष, वाक्य दोष, रस दोष, कई प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है। तो इसमें अर्थ दोष के हिसाब से सवाल पूछा गया कि जब किसी वस्तु का पहले महत्व दिखाया जाए फिर बाद में उसको हीन बताया जाए, या फिर पहले हीन बताया जाए बाद में उसकी महत्ता को बताया जाए, तो कौन सा अर्थ दोष होता है? ऑप्शन दिया गया व्याहतत्व, अपुष्टार्थ, दुष्कर्मत्व, कष्टार्थत्व। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है कि जब हम वस्तु के महत्व को दिखाकर फिर हीनता को दिखलाते हैं या हीनता को दिखलाकर महत्व को दिखलाते हैं तो व्याहतत्व दोष होता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। और दोषों को लेकर हमने मेंस की तैयारी कराते समय आप सभी से चर्चा की है और कोशिश करूंगा कि परीक्षा के पहले तक आपको जितने भी तरीके के काव्य दोष हैं एक बार फिर से उन पर हम चर्चा करें। अगला प्रश्न है, यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होती है? आप देख रहे हैं कि शब्द शक्ति से ये दूसरे तरीके का सवाल एक बार फिर से पूछा गया कि यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है। वाच्यार्थ जब भी हम बात करते हैं तो अभिधा, ठीक है, और जब लक्ष्यार्थ की बात करते हैं तो लक्षणा, और जब व्यंग्यार्थ की बात करते हैं तो व्यंजना। तो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, इनको ध्यान रखिए।
यहां पर पूछा जा रहा है कि यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो उसमें कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ऑप्शन दिया गया उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो कम से कम इस प्रश्न के बहाने लक्षणा के 4 भेदों को आपने देख लिया। अब इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा में क्या है कि वाच्यार्थ भी, लक्ष्यार्थ तो रहता ही है, उसमें वाच्यार्थ भी सम्मिलित होता है। उस कौन सा लक्षण है वो उपादान लक्षण है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। परार्थ, स्वार्थ, क्षर, अक्षर, अलिप्त, निर्लिप्त, समूल, निर्मूल। तो हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। सही जवाब है ऑप्शन सी निर्लिप्त का विलोम अलिप्त दिया गया जो कि यहाँ पर असंगत है। बाकी आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिए जो भी यहाँ पर युग में दिए गए ये सभी क्या है सही है। तो आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, हो सकता है कि इसी में से कोई वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए कि भाई परार्थ का विलोम क्या है या फिर क्षर का विलोम क्या है या समूल का विलोम क्या है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द वाला विकल्प है। अब देखिए यहाँ पर 3-3 शब्द दिए गए और एक तरीके से समूह देख रहे हैं। प्रश्न पूछने का एक ढंग यहाँ पर, पहले जमाने में प्रश्न पूछा जाता था तो एक शब्द रहता था और पूछा जाता था कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, लेकिन अब समूह में दिए जा रहे हैं। आप राजस्थान प्रवक्ता परीक्षाओं को देखेंगे वहां भी सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं और अब यूपी में भी ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सामर्थ, स्वालंबन, सदृश, तो इसमें कुछ सही है कुछ गलत भी, ठीक है। यथेष्ट, घनिष्ठ, आरोग्य, श्राप, स्त्रीत्व, पार्श्विक, स्वास्थ्य, सहस्त्र, प्रादुर्भाव। तो इसमें जो शुद्ध शब्द वाला विकल्प है वो ऑप्शन डी स्वास्थ्य, सहस्त्र और प्रादुर्भाव। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे जितने भी शब्द दिए गए इनके शुद्ध वर्तनी को भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये कथन दिए गए हैं अलंकारों पर आधारित और जिसमें ज्यादातर अनुप्रास अलंकार से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अनुप्रास के कुल 5 भेद हैं और उनमें से 3 का तो यहाँ पर दिया गया है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन अनुप्रास के ही हैं। तो कम से कम एग्जाम से पहले अनुप्रास के भेदों को लेकर, उसके लक्षणों को लेकर, उसके उदाहरणों को लेकर आप एक बार जरूर सतर्क होंगे। अलंकार को लेकर भी हमने इस चैनल पर कई वीडियोज बनाई हुई हैं और समय समय पर कम्युनिटी सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल इत्यादि में हम उसको प्रसारित करते रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो विद्यार्थी छूट गए वो उनको देखेंगे। ये नहीं कि आप उन वीडियोज को देखकर इरिटेट हो या फिर परेशान हो या फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पैसा मिल रहा होगा इसलिए भेज रहे हैं। नहीं, पैसे के लिए तो कोई बात ही नहीं। तो चलिए हम एक बार फिर से रिफ्रेश होके विकल्पों को पढ़ते हैं। कौन कथन सही नहीं है यहाँ पर हमें बताना है। एक वर्ण या वर्ण समूह के 3 या उससे अधिक बार आने पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय करने पर प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो तो लाटानुप्रास होता है। सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति या पुनः श्रवण को यमक अलंकार कहते हैं। जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है ऑप्शन डी है, ठीक है, कि जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है अंत में या फिर तुकबंदी के दृष्टिकोण से जिनकी आवृत्ति होती है उसको हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी लक्षण यहाँ पर बतलाए गए उनको एक बार अपनी कॉपी पर आप जरूर नोट करेंगे कि इसमें से अगर कोई रिपीट हो तो आप एग्जाम हॉल में गलत न करें। सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है सुगम, संसार, संयम, संवाद। तो आसानी से आपने देख लिया कि इसमें ऑप्शन ए जो है सुगम
इसमें सम उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी जितना भी है, ठीक है, सब में सम लगा हुआ है। और इसमें अभी तो उपसर्ग से सवाल पूछा गया, इसमें संधि भी है, आपके दिमाग में उपसंधि होनी चाहिए। यह कौन सा विराम चिन्ह है? एक विराम चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, 2 सेमीकोलन का है, फिर डैश है, ठीक है। तो विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन दिया गया योजक, अनुवृत्ति, विवरण, निर्देशक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, विवरण। जब हम कोई विवरण देते हैं, आमतौर पर हम सभी जब लिखते हैं तो इन विराम चिन्हों का ध्यान नहीं देते हैं, जैसे मन करता है वैसे लिख देते हैं। लेकिन देखिए व्याकरण यही तो होती है खासियत व्याकरण की। अगर इस तरीके का चिन्ह है, अगर 2 बिंदु दे रहे हैं और फिर डैश दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कोई विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम केवल एक छोटा सा डैश दे रहे हैं तो योजक चिन्ह हो गया। अनुवृत्ति कई बार हम नोट करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जिसको कि कई बार अंग्रेजी में हम लिखते हैं डू, मतलब कि वही। अगर आप ध्यान दिए होंगे, ठीक है, जब एक ही तरीके की चीज आती है तो उसको हम इस तरीके से 2 कॉमा दे देते हैं और डैश के बीच में 2 कॉमा रहता है। और निर्देशक का जो चिन्ह है यहाँ पर, निर्देशक का चिन्ह आप देखेंगे थोड़ा सा डैश से बड़ा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन विराम चिन्हों को भी आप जरूर ध्यान दीजिए। हो सकता है इस बार विवरण से सवाल आया, अगली बार आपको योजक से आ जाए, अनुवृत्ति से आ जाए, ठीक है, निर्देशक से आ जाए, तो आप आराम से उसको हल कर पाएंगे कि किसका क्या मतलब है। समुद्रोर्मी शब्द में संधि है, और जैसे इस शब्द को आप देख रहे होंगे, आपको संधि वाला वीडियो लेक्चर दिमाग में आ गया होगा कि हाँ हमने इसको पढ़ा हुआ है। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, गुण संधि। अब इसको आपको तोड़ना भी है, और मैंने बार बार इस पे जोर दिया कि जो उर्मी शब्द है इसमें बड़ा उ है, इसी को विशेष रूप में आपको ध्यान देना है। गंधशत अरविंद नंदन विश्वनंद सार अखिल उर रंजन निरंजन एक अनिल उदार में कौन सा काव्य गुण है? यहाँ पर काव्य गुण हमें बतलाना है। ऑप्शन दिया गया माधुर्य, श्लेष, प्रसाद, ओज। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो श्लेष है ये गुण भी है और अलंकार भी है, ठीक है। ये ना देखा जाए कि श्लेष केवल अलंकार है। श्लेष को कई आचार्यों ने, खासतौर से एक आचार्य का नाम आपने सुना होगा वामन, इन्होंने गुणों की कुछ संख्या बतलाई हुई है। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि वामन ने गुणों की संख्या कितनी बतलाई है, अलग अलग आचार्यों ने, लेकिन वामन का बहुत फेमस रहा है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले तो इसको मैं सोचा कि क्लियर कर देता हूं। अब पंक्ति आप देखिए, गंधशत अरविंद नंदन विश्वनंद सार अखिल उर रंजन निरंजन एक अनिल उदार। पंक्ति को एक से अधिक बार पढ़िए और जो भाव उत्पन्न हो उससे गुण से जोड़िए। सही जवाब ऑप्शन ए, माधुर्य गुण है। ये पुष्प के सुगंध को लेकर बात की जा रही है और उसके सुगंध को और उसमें बढ़ोतरी कर रहा है जो हवा है, ठीक है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, माधुर्य। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी हम लेक्चर्स को तैयार करते हैं अपने जाने में 99% कोशिश करते हैं कि सही रहे। हमने खोजा तो टेक्स्ट बुक इत्यादि जो ऐप है इत्यादि, उसमें कई जगह पर प्रसाद गुण बतलाया जा रहा है और उसकी व्याख्या भी की गई, लेकिन इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है, माधुर्य। अक्ष सौंदर्य पद में समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास है, अक्ष सौंदर्य। और ये पूरा एकदम से बाबूराम सक्सेना की पुस्तक से ये सवाल उठाया गया है। इंसानियत शब्द में प्रत्यय है, अनियत, इयत, इयत, नियत। तो आप देख रहे हैं कि 2-2 इयत दिया गया है। अब ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कंफ्यूजन किस बात का?
जब यहाँ पर ह्रस्व दिया गया है तो सही है ऑप्शन सी, ईयत। तो शब्दों से भी कई बार आप उत्तर निकाल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आप ध्यान दें तो, और नहीं तो केवल गोला रंगने में आप व्याकुल रहेंगे तो फिर गलत भी हो सकता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ईयत। इंसानियत में प्रत्यय क्या है? ईयत। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप प्रैक्टिस खूब करवा देते तो अच्छा रहता। हम प्रैक्टिस करवाते भी, बहुत करवा देते तो भी आपके अंदर उतना ही डर रहता। लेकिन चीजों को समझिए प्रिय विद्यार्थियों, जिन चीजों को हम बतला रहे हैं इसको आप कोचिंग सेंटर्स में हजारों रुपए देकर भी आराम से नहीं समझ सकते। हमारा ये उद्देश्य यही है कि अपने विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर करके रखना है ताकि वो समझ जाएं। तो सैकड़ों प्रैक्टिस सेट करें, सैकड़ों प्रैक्टिस, हजारों प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप हमेशा, एक आपके मन में रहेगा कि पता नहीं आगे कुछ नया ना आ जाए, आप हमेशा भयभीत रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो पहले तो आपके दिमाग में योजक चिन्ह आ गया होगा। अब शब्द दिए गए पदच्युत, काशीवासी, कृष्ण रूपी, घर द्वार। तो अक्सर आप देखेंगे जो योजक चिन्ह होते हैं या तो द्वंद्व समास में होते हैं, या फिर विलोम में होते हैं, या फिर समानार्थी में भी होते हैं कई बार, ठीक है। या फिर आप देखेंगे कि पुनरावृत्ति से रिलेटेड आते हैं, तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, घर द्वार। घर द्वार में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। लिखने के लिए तो हम सभी व्यवहारिक रूप में बहुत गलत सलत लिखते हैं। हिंदी का शिक्षक होने के बावजूद भी मेरे अंदर भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन व्याकरण तो व्याकरण होता है, उसको उसी हिसाब से हमें ट्रीट करना है। तो ध्यान रखना है, इन सभी शब्दों को तो हमें मिलाकर लिखना है, ठीक है। लेकिन घर द्वार में जो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है एकदम सही किया गया। और कहाँ कहाँ योजक चिन्हों का प्रयोग होता है हमने पूरा आपको बतला दिया। निम्नलिखित में से कौन से शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत, प्रत्येक, हरेक, प्राण, लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रत्येक, हरेक जो शब्द है ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सभी शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। न जाने मेरे मन में क्यों ऐसा आ रहा है कि जब आप सभी टीजीटी के एग्जाम में जाएंगे तो यहां से कुछ कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं कि कौन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी व्याकरण की मूल किताबों को न पढ़कर भी यहाँ पर जानकारी हासिल कर ली कि दर्शन की बात की जाए, आंसू की बात की जाए, दाम, अक्षत, प्राण, लोग, ये हमेशा बहुवचन में इनका प्रयोग होता है, ठीक। तो कम से कम इन शब्दों को ध्यान रखिए, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में आते रहे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। उसने तरह तरह का रूप धारण किया। मानस के रचयिता तुलसीदास हैं। वह किताब पर आंख गड़ाए पढ़ रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि किसी को पेपर सेट करने वाले ने देखा है, और खासतौर से फीमेल को ही देखा है, नहीं तो पढ़ रहा था भी लिख सकता था, लेकिन वह किताब पर आंख गड़ाए पढ़ रही थी। अब इसमें से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए है, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। अक्सर हमने इसको मेडिकल स्टोर पर लिखा हुआ देखा है, और कई जगहों पर गलत भी लिखा रहता है। लेकिन जब भी आप जाइए तो जरूर एक बार ध्यान दीजिए कि सही लिखा है, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। और वहां पर यह भी लिख दिया जाता है कि अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पशुओं का भी, ठीक है। तो मानव के साथ साथ सबका उसमें लिखा रहता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अब जैसे उसने तरह तरह का रूप धारण किया, अब उसने अनेक रूप धारण किया। मानस के रचयिता, रचयिता यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वैसे ही गलत हो गया।
वह किताब पर आंख गड़ाए पढ़ रही थी, तो पहले ही गलत है। तो शुद्ध क्या हो गया? जो शुद्ध वाक्य होते हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रख के पढ़ेंगे तो वो पकड़ में आ जाएंगे। जैसे आप अगर घबरा रहे होंगे कि कैसे इसको कैच करना है, देखिए, लोकोक्ति, मुहावरे और शुद्ध वाक्य आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप 90% शुद्ध वाक्य तक पहुंच जाएंगे। 10% कंफ्यूजन में आप रहेंगे कि हो सकता है कि पता नहीं दूसरा कोई तो सही नहीं हो रहा है, लेकिन 90% जब आप जा रहे हैं तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। हिंदी में भी गणित का प्रयोग करना है। अब जैसे मान लीजिए लोकोक्ति यहां पर पूछी गई कि सब धान 22 पसेरी। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता, बुराई को बुराई से ही जीता जीता जा सकता है। ठीक है, बिना किसी नुकसान के कार्य पूर्ण होना, अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना। तो जब यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ पर सब आ गया तो सबको समान समझना, यही वाला ऑप्शन इन सभी में ये वाला ऑप्शन 90% क्या हो रहा है? एकदम एक्यूरेट हो रहा है, इस लोकोक्ति के अर्थ को ध्वनित कर रहा है। ठीक है, सब धान 22 पंसेरी, मतलब कि कोई उसमें अंतर नहीं, अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो आपके दिमाग में भाषा विज्ञान का पोर्शन आ गया होगा और गूगल की तरह पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौंध गई होंगी, लेकिन विकल्प के आधार पर हमें बताना है। अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी में कौन नहीं है? अवधी। अवधी किसमें है? पूर्वी हिंदी। तो कम से कम एग्जाम के पहले पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों को एकदम से क्लियर करके जाइए। पूर्वी हिंदी में मात्र 3 ही है जिनको कि हमने एक बार नहीं, जब से आप सभी से मैं जुड़ा हूं तब से बताते जा रहा हूं कि ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। बाकी क्या है? पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? पत्नी, दिवारात्रि, क्षिति, तिलांजलि। तो अक्सर तो देखा जाता है कि बचपन में बताया जाता था कि जब कोई आधा अक्षर है तो उसके पहले जाकर मात्रा लगती है, लेकिन इसमें पत्नी थोड़ा सा अपवाद नुमा है। ठीक है, दिवारात्रि अगर इसको हम स्पेस देकर, ठीक, अब जैसे वो एक सवाल पूछा गया था योजक वाला, आपको याद आ गया होगा, तो ये भी है दिवारात्रि, क्योंकि ये द्वंद है दोनों में, इसमें द्वंद समास भी है। आप देखें तो किसी शब्द को एक से अधिक एंगल से देख सकते हैं। अगर ये होता तो ज्यादा सही होता, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, इसलिए गलत हो गया। क्षिति इसमें सही है, अंजलि में ली छोटी की मात्रा, तो इस तरीके से गलत हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, इसी से बना हुआ है क्षितिज। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, कई बार हम प्रश्नों को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो कम पढ़कर भी अच्छा कर सकते हैं। और पता चला कि आप पूरा लोड लेके, भार लेके घूम रहे हैं कि हमको अब स्कूटी मिल पाएगी कि नहीं, लैपटॉप मिल पाएगा कि नहीं, मैं तो उसके लिए ही तैयारी कर रहा था, तो फिर दिक्कत हो सकती है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हलंत स्त्रीलिंग है? कर्मन, पयस, गुणिन, अप। तो जब हलंत स्त्रीलिंग की बात की जाती है तो उसमें विकल्पों के आधार पर सही जवाब है ऑप्शन डी, अप। ये भी क्वेश्चन बाबूराम सक्सेना की पुस्तक से सीधे सीधे उठाया गया है, और जो लिंग प्रकरण है उसमें उसको लेकर लंबा चौड़ा है। चूंकि समय नहीं है, नहीं तो हम इसको बताते आप सभी को, आप फिर भी हमने संकेत कर दिया है, क्योंकि आप एक नजर उसको देख सकते हैं। हमें भी मौका मिलेगा तो जरूर हम बताने का प्रयास करें। ठीक, अप का जो अर्थ होता है, जल से इसका संबंध है, पानी से। धनम लभमान त्वम प्रसन्न, धनम लभमान त्वम प्रसन्न असि। यहां लभमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शानच, तव्य, क्षत्रि, अनियर। तो ये भी संस्कृत
प्रवेशिका से ही क्वेश्चन लिया गया है और इसको संस्कृत प्रवेशिका न पढ़ें तो भी आप जान जाएंगे कि जैसे शानच है, शानच में आन शब्द छिपा रहता है, तब्य में तब्य शब्द, क्षत्रि में अन शब्द और अनियर में नीय शब्द छिपा रहता है, तो लभमान है। ठीक है, तो इसमें शानच प्रत्यय हो गया। ठीक, लभमान। ठीक, जैसे कि बुद्धिमान, इस टाइप से जो शब्द आते हैं। अब जैसे ये कर्तव्य, मान लीजिए कर्तव्य शब्द आ जाता तो तव्य रहता। इसमें जैसे पठन पाठन, हम लोग पढ़ते हैं ना पठन पाठन, तो इसमें शत्र हो गया। और ये होता है कि पठनीय, और कई बार बोलते हैं लोग उल्लेखनीय है, तो इसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है कि इन उदाहरणों से आप चीजों को समझ पाए होंगे कि कहां पर शानच है, कहां पर तव्य है, कहां पर क्षत्रिय है, कहां पर अनियर है। ठीक, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, शानच प्रत्यय। अजा सहेली ता सुर ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भज तु बारंबार में कौन सा काव्य दोष है? और इसको भी बताया कि ये दोहा है। तो पहले तो आपको छंद के दृष्टिकोण से देखना है कि ये दोहा है और इसमें कौन सा काव्य दोष है। नियतार्थत्व, श्रुति कटुत्व, कृष्टार्थत्व, निरर्थकत्व, तो तमाम तरीके के काव्य दोष यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी, क्लिष्टार्थत्व दोष इसके अंदर है, क्योंकि कई ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसके कि अर्थ जो है वो क्लिष्ट के रूप में, क्लिष्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके आधार पर ये है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं है? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि संचारी भावों की संख्या 33 है। पहले जमाने में पूछता था कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। ये बहुत बड़ा सवाल हुआ करता था, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो रहा है। आपको न सिर्फ 33 संख्या याद करना है, बल्कि देखना भी है कि कौन कौन से संचारी भाव हैं। तो निर्वेद, शंका, विषाद, ये सभी क्या है? संचारी भाव हैं। और जो आलंबन है, आलंबन जैसे कि आपने आलंबन, उद्दीपन, इनका नाम सुना होगा, तो ये सब जो भाव होते हैं उनके उनके भेद है। ठीक है, आलंबन या फिर उद्दीपन, तो ये संचारी भाव के अंतर्गत नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। एक चीज और आप देखेंगे कि निर्वेद जो है ये खास रस का भी स्थायी भाव है। निर्वेद ये भी खूब पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमने बतलाया। बाकी 33 संचारी भावों को एक नजर आप देख लें तो बेहतर रहेगा, बाकी विकल्पों से भी आप कैच कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो निर्वेद को भी वो सही कर सकते हैं कि निर्वेद तो शांत रस का स्थायी भाव है, तो संचारी भाव कहां से होगा। लेकिन निर्वेद जो है शांत रस का भी स्थायी भाव है और संचारी भाव में भी है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सतना, रीवा, शहडोल, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली प्रयुक्त की जाती है? खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, बघेली। तो इस प्रश्न के बहाने कम से कम आपको ध्यान रखना है कि खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है, बुंदेली का क्षेत्र कौन कौन सा है, कन्नौजी का क्षेत्र कौन कौन सा है, और बघेली का तो हमने बतला दिया कि सतना, रीवा, शहडोल, बघेली के। बुंदेली का आप देखेंगे कि जैसे आपने झांसी का नाम सुना होगा, ठीक है, ग्वालियर, बांदा, चित्रकूट, ये सब इलाका है। खड़ी बोली दिल्ली के आसपास का इलाका है, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, ये वाला जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकदम पश्चिम का इलाका। ठीक है, कन्नौजी, कन्नौज जिले के आसपास में जो भी एरिया है, 2-3 जिले, उनको आप ध्यान में रखिए। ऐसे ही आप अगर ध्यान में रख के जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, और इसमें आप ब्रज भाषा के क्षेत्र को भी इंपॉर्टेंट करके जाइए। ठीक है, ब्रज भाषा क्षेत्र से भी खूब सवाल आते हैं। भौहन त्रासति, मुख नटति, आखन सौ लपटाति, ऐच छुड़ावत एच कर, आगे आवत जाति। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है?
तो यहाँ पर रस हमें बतलाना है। ऑप्शन दिया गया करुण, श्रृंगार, शांत, हास्य। 4 रसों की बात की गई। तो अगर आपको रस न आता हो तो कम से कम पंक्ति को 2 से 3 बार पढ़िए, फिर उसको महसूस कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि रस हर व्यक्ति के अंदर इंस्टॉल है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर रस मौजूद ना हो। कम से कम जो 49 भाव है, तो जब आप एक से अधिक बार पढ़ेंगे तो आपके अंदर उस भाव का धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होगा। भौहन त्रासति मुख नटत आखनि सौ लपटात ऐच छुड़ावत ऐच कर आगे आवती जा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, श्रृंगार। इसमें श्रृंगार रस है। और ये जो दोहा है, बल्कि इस दोहा है सोठा, ये बिहारी लाल का है। बिहारी लाल का है। और इसमें बतलाया गया कि जो नायिका है, नायिका नायक से नायक की तरफ नहीं देखती है, लेकिन उसकी नजर नायक पर बनी हुई है। मुंह फेर ली है दूसरे तरफ, लेकिन नजर नायक की तरफ है। तो इसमें क्या है, श्रृंगार रस है। अक्सर आपने बिहारी लाल के पदों को पढ़ा ही है, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजिया। तो उसी टाइप का कुछ है ये। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, श्रृंगार। का लेखन्या लिखति, यहां लेखन्या पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, तृतीया, सप्तमी, द्वितीया। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी इसका सही जवाब आप बता सकते हैं कि वो कलम, लेखन्या मतलब कलम, जिसको कि हम लोग पेन बोलते हैं, वह पेन से लिखती है। न जाने जो पेपर सेट करने वाला है, ठीक है, वो फीमेल वर्जन पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया हुआ है। का लेखन्या लिखती, वो कलम से लिखती है। अब जब साधन के रूप में कोई चीज प्रयुक्त होता है तो वहां पर तृतीया विभक्ति। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, तृतीया। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण, एक लघु, एक गुरु होते हैं। यह 17 वर्णों का छंद होता है। देखिए, सब कुछ बतलाने के बाद इस प्रश्न को थोड़ा सा आसान किया गया। अगर ये नहीं बतलाया जाता कि ये 17 वर्णों का छंद होता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि भाई कौन सा ये छंद है। ये वर्णिक छंद यहाँ पर दिए गए, वर्णिक छंद है, जिसको लेकर हमने एक लेक्चर आप सभी के लिए बनाया हुआ है, आपने देखा भी होगा। लेकिन इस प्रश्न में कुछ चमत्कार है, उस चमत्कार को हमें पकड़ना है। सब में एक एक की बात की गई, जो है वो एक ही है, कहीं दो की बात नहीं की गई। हमने वर्णिक छंद आप सभी को पढ़ाया तो कई जगहों पर हमने बताया कि 2 गुरु वर्ण है, लेकिन इसमें सब एक एक है। तो जो पेपर बनाने वाला है उसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, रुचिकर लगा, उसको लगा कि इस प्रश्न को हम पूछ सकते हैं, और उन्होंने प्रश्न को पूछ दिया और थोड़ा सा आसान करने के लिए बता दिया कि इसमें 17 वर्ण होते हैं। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिखरणी। शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं। अब जैसे प्रमिताक्षरा यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें 12 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। तो मान लीजिए आप कम से कम अगर यगण मगण भगण रगण तगण तगण ये सब नहीं जानते हैं तो कम से कम अगर वर्णों की संख्या को जानते रहेंगे तो आप सही जवाब तक जाएंगे, 90% सही जवाब तक जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आगे इसी पैटर्न पर कुछ सवाल आए तो आप आराम से कर लेंगे। शिखरणी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कोदंड, चाप, चरासन, विशिक। तो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, विशिक। विशिक का मतलब होता है तीर। कई जगहों पर मोर भी इसका अर्थ होता है। तो तीर आपको ध्यान में रखना है। ये धनुष से रिलेटेड तो है लेकिन उसके पर्यायवाची शब्दों में नहीं है। बाकी आगे के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। कोदंड, चाप, चरासन। तर मतलब भी तीर होती है और उसका जो आसन है वो क्या है, धनुष है। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ई का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान से प्राय सवाल आते हैं। आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर से जरूर
उच्चारण स्थानों को देखकर जाएंगे और उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। ई का उच्चारण स्थान है तालव्य, मूर्धन्य, कंठ, कंठ तालव्य। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए तालव्य। किस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करते हैं? वास्तविक अर्थ मतलब मूल अर्थ ग्रहण करते हैं किस शब्द शक्ति में? व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा। सही जवाब है ऑप्शन बी अभिधा शब्द शक्ति में जो पाठक है या फिर श्रोता है वो सीधे सीधे अर्थ को ग्रहण करता है। लक्षणा में क्या है कि जो मुख्य अर्थ है उससे थोड़ा सा हटके लक्षणा लक्ष्यार्थ होता है। व्यंजना में आप जानते हैं कि तीसरा या फिर अन्य अर्थ उत्पन्न होता है या फिर व्यंजना के रूप में है। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी अभिधा। इस अलंकार में आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक और हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है जिससे उन भावों को बल मिलता है। ये भी बहुत ही अंदर से सवाल पूछा गया था अलंकार से रिलेटेड कि चाहे आदर की बात की जाए, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक, हर्ष प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है ताकि उससे भावों को बल मिलता है। यमक, श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति। तो देखिए अगर आप पूरा अलंकार न भी पढ़े हो तो भी इसका जवाब आप आराम से दे सकते थे क्योंकि आपने यमक के बारे में पढ़ा है उसका लक्षण नहीं है, श्लेष के बारे में पढ़ा उसका भी लक्षण नहीं है, वक्रोक्ति के बारे में पढ़ा उसका भी लक्षण नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी विवक्षा का है। इसको तो अपने IQ लेवल से भी आप सही कर सकते हैं। इस बात को लेकर आपको घबराने की जरूरत है कि कुछ भी लगाकर चले आए। कम से कम प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। फिर विद्यार्थियों एक चीज आप ध्यान में रखिए कि 125 प्रश्न रहेंगे उसमें से 20 प्रश्न तो कठिन रहेंगे। फिर भी आप देखेंगे कि 105 क्वेश्चन आप करने लायक रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो क्यों नहीं आप 105 पर ज्यादा फोकस करें, इन 20 को लेकर क्यों टेंशन में रहेंगे? ये भी एक हिस्सा है आपकी तैयारी का, आपकी रणनीति का। उपत्यका शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा तिनकों से बना घर, पर्वत के नीचे की भूमि, वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो, क्षण में नष्ट होने वाला। तो सही जवाब है ऑप्शन बी पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका बोला जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। तिनकों से बना घर, हालांकि तिनकों से बना घर अब हम लोग कम देखते हैं, जिसको बोलते हैं ऊटज या फिर कई जगह पर इसको बोलते हैं कुटी, और अगर हम पूर्वांचल के दृष्टिकोण से देखें तो इसको मड़ई शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने मड़वा शब्द का भी प्रयोग किया होगा। अब ये सभी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई हैं, नहीं तो बचपन के दिनों में बारात के 1-2 दिन पहले मड़वा बनाया जाता था और कई महीनों सालों तक भी कई लोगों के घर रहता था। मड़ई आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो नई पीढ़ी है कम देखी होगी। ठीक है, या फिर कहीं देखा भी होगा। तो तिनकों से बना है, जो पतलो इत्यादि से। पर्वत के नीचे की भूमि के बारे में हमने बतला दिया, वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो उसको हम बोलते हैं ऊसर। कई जगह इसको बंजर शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। क्षण में नष्ट होने वाला जिसको बोलते हैं क्षण भंगुर, जो क्षण में, अब जैसे कोई जल्दीबाजी में इसको क्षणिक भी बोल दे, लेकिन क्षण में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। उसने हाथी पर हौदा रख दिया, अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अंधेरी रात में कुत्ते जोर 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 से चिल्ला रहे थे, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं। तो उसने हाथी पर हौदा रख दिया। अब मान लीजिए उलट देता, उसने हौदा पर हाथी रख दिया, तो ये भी गलत हो जाता। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर सही वाक्य है, अपराधी को मृत्युदंड सुनाई गई। सजा नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रहना ही नहीं चाहिए। अंधेरी रात में, अंधेरी रात क्या होती है? अंधेरी शब्द यहाँ पर क्या है? एक्स्ट्रा है। रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। काल चक्र से बचना संभव नहीं है, ये पहिए ये सब एक्स्ट्रा है। ठीक, तो शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य को मैं फिर से आपको कहूंगा 3 से 4 प्रश्न आए हैं शुद्ध वाक्यों से, और बिना पढ़े भी आप अगर एग्जाम हॉल में
धैर्य से विकल्पों को पढ़ते हैं तो आप 90% सही विकल्प तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और 90% जिस विकल्प तक आप जा रहे हैं उसको धीरे से इसे टिक कर लीजिए। अगर कंफ्यूज है 10% तो दोबारा राउंड में आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस बार हमने यूपी पीजीटी 2022 यानी जिसका एग्जाम 2026 में हुआ था, उसके हिंदी और संस्कृत व्याकरण से आए हुए प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट किया और उसको नए तरीके से देखने का प्रयास किया और बहुत ही आराम से आप सभी को समझाने का हमने प्रयास किया कि ताकि जब आप टीजीटी के एग्जाम में जाएं, जो कि आपके लिखित मेरिट के आधार पर ही आपका चयन होगा, तो वहां पर आप जो पीजीटी में गलतियां की हैं उसको न दोहराते हुए, जहां आपके 2-4 क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनती, वहीं अगर सावधानी से आप करते हैं तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप और सही करेंगे। मान लीजिए आप टारगेट किए हैं 105 का, तो आप कम से कम 110 तक पहुंचने लायक हो जाएंगे अगर जिस तरीके से हमने प्रश्नों को आराम से हल कराने का प्रयास किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आपको एग्जाम में हल करना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कई सफलतम लोगों का इधर-उधर मोटिवेशनल वीडियोज कुछ-कुछ आ जाती हैं। व्यक्ति 5 से 6 मिनट में आपकी रणनीति बतलाता है कि ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे और रोज-रोज अपनी ही बातों को काट कर कोई नई वीडियो बना देता है। इसलिए जितने भी मोटिवेशनल वीडियोज आते हैं उनको आप इग्नोर करें तो ज्यादा बेहतर है। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको 5 से 6 मिनट लगेगा कि हाँ भाई, मैं ऐसा करूंगा तो होगा। फिर एक दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं, अपना ही मंत्र आपको बनाना है, अपने से ही चिंतन मनन करना है। जो व्यक्ति 5 साल 6 साल पहले सेलेक्ट हो गया हो और रोज वो नई नई कहानियां बना रहा हो कि ये करेंगे तो वो होगा, वो और उसका रेंज कितना है, 5 से 10 मिनट के अंदर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचे। तो इस तरीके के वीडियोज को देखने से थोड़ा आप बचिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने जो आप सभी को प्रश्न यहाँ पर हल करवाया उसमें मोटिवेशन नहीं है, उसमें भी है, लेकिन वो बड़ा अलग ढंग का मानसिक और सात्विक टाइप का मोटिवेशन है। वो आपकी जो नस है, आपको जो जरूरत है उसके आधार पे है। नहीं तो रोज व्यक्ति आके 2 मिनट का वीडियो बना के चला जाता। 2 मिनट की पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है, पढ़ाई के लिए निरंतरता की जरूरत पड़ती है, पढ़ाई के लिए सिटिंग प्लान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, कमर को तोड़ना पड़ता है। ऐसे ही थोड़े चीजें मिल जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातें बहुत हैं, अपने को रोकना पड़ेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।